अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद। मेरा ताल्लुक़ गायनी के शोबे से है और मैं सुबराज मैटरनिटी होम में गायनी के शोबे की सरबराह के तौर पे काम कर रही हूं और प्राइवेट प्रैक्टिस में मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट और FMJ हेल्थ केयर हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर में करती हूँ। चूँकि मैं गायनी से मुताल्लिक़ हूँ तो यकीनन आपसे जो बात होगी वो ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ होगी। ख़वातीन सेहतमंद तो पूरा ख़ानदान सेहतमंद। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ख़वातीन के लिए और हर उम्र में सेहतमंद होना ज़रूरी है? तो हम जब भी बात करते हैं, इससे पहले मैंने कितनी ही दफ़ा आपसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की है, तो हम हमेशा नौजवान लड़कियों की सेहत के मुतालिक बात करते हैं, प्रेगनेंसी से मुतालिक बात करते हैं, दूध पिलाने से मुतालिक बात करते हैं। लेकिन आज जो हम आपसे बात करेंगे वो उन ख़वातीन के मुतालिक करेंगे जो अपनी उम्र के 45 से 55 साल के दरमियान हैं या इससे ज़्यादा हैं, जिसे हमारी ज़बान में मेनोपॉज़ कहते हैं। मेनोपॉज़ यानी अय्याम माहवारी का ख़त्म हो जाना। तो बज़ाहिर तो ये ऐसी कोई अट्रैक्टिव चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि इसके लिए किसी ख़ास तौर पे बोलने की ज़रूरत होगी, लेकिन जब आप इन ख़वातीन से डेप्थ में सवाल करें तो पता चलता है कि बाज़ औक़ात अपनी मुश्किलात के बाइस ये ख़वातीन इतनी मिज़रेबल लाइफ गुजार रही होती हैं और किसी से कुछ नहीं कह पाती और इसको उम्र का तकाज़ा समझ के बर्दाश्त करती रहती हैं। ये समझती हैं कि ऐसा तो होगा, इस उम्र में इस तरह तो होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप पहले से समझ जाएं कि इस उम्र में क्या क्या चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ेंगी और उसके लिए पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएं, तो जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो हम उन तमाम तकलीफ़ात से, उन बीमारियों से बच सकते हैं जो कि इस अमल यानी मेनोपॉज़ के नतीजे में ख़वातीन के जिस्म में वक़ूअ पज़ीर होती हैं। अब इनमें सबसे पहली तब्दीली जो हमारी माहवारी ख़त्म होने के बाद रूनुमा होती है या बाज़ औक़ात उससे कई साल पेशतर ही हो जाती है, यानी कि अभी कुछ साल बाकी होते हैं ऐसा होने में और ख़वातीन महसूस करने लगती हैं कि उनको आम लोगों के मुकाबले में गर्मी ज़्यादा लग रही है, तेज़ गर्मी लगती है, पसीने आने लगते हैं, जिस्म का दरमियानी हिस्सा बिल्कुल फ्लश हो जाता है, मुँह सुर्ख होने लगता है और पसीना छूटने लगता है। तो वो जो हमारी ज़बान में इसको हॉट फ्लश भी कहते हैं, आम ख़वातीन भी इसको हॉट फ्लशेस कहती हैं कि हॉट फ्लश आ गया, या रात को सोते हुए आता है नाइट स्वेट कहलाता है कि वो बिल्कुल पसीने में गीली हो जाती हैं। तो बज़ाहिर देखने में शायद आपको ये बात इतनी तकलीफ़ दे ना लगे, लेकिन जिन ख़वातीन के साथ हो रही होती है उनके लिए बाज़ औक़ात ये बहुत तकलीफ़ दे मरहला होता है। वो कभी ठंडा पानी पी रही होती हैं, कभी AC के सामने जाके बैठ रही होती हैं और किस किस तरह से इस गर्मी को टालने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये हॉट फ्लशेज़ जो कि कुछ अरसे पहले ही शुरू हो जाते हैं, 45 या 55 साल की उम्र आने से पहले बाज़ लोगों को, वो बहुत तकलीफ़ दे होते हैं। इसके साथ दूसरी अलामात जो इन ख़वातीन की सेहत को मुतासिर कर रही होती हैं वो है रात को नींद का ना आना या मिजाज में तब्दीली, इरिटेबिलिटी, थकावट। सब कुछ खाने पीने के बावजूद थकावट रहती है, जिस्म में कमज़ोरी है, ताकत नहीं है और फिर साथ साथ वज़न भी बढ़ रहा है। यानी अगर आपने ख्याल नहीं किया तो आप हर साल 1 किलोग्राम अपने वज़न में इजाफ़ा कर लेंगी मेनोपॉज़ के बाद। तो बी केयरफुल कि आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, वरना फिर वज़न बढ़ता ही चला जाएगा। कमज़ोरी भी बढ़ रही है और वज़न भी बढ़ रहा है, यानी ये दो नुकसान एक साथ हो रहे हैं। रात को नींद आने में मुश्किल हो रही है तो दूसरे दिन जिस्म थका हुआ है तो सही काम नहीं कर पा रहा, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा और एक विशियस सर्किल में एंटर हो गए हैं। हस्बैंड के साथ ताल्लुकात में भी ख़राबी आने लगती है, बहुत सारी तकलीफ़ात रूनुमा हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को पेशाब रोकने में मुश्किल होती है, बार बार पेशाब आता है, इसलिए कि हमारे जिस्म में वो हार्मोन जो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो इनको अच्छा रखते थे, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब ये हार्मोन हमारी अंडेदानियों से खारिज होते हैं और अंडेदानियाँ अपना काम करना इस उम्र में छोड़ने लगती हैं। तो ये हार्मोन की कमी से हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें हमारा माहाना निज़ाम भी मुतासिर होता है, हमारा पेशाब का निज़ाम भी मुतासिर होता है। तो ख़वातीन को खांसने छींकने से पेशाब निकल जाता है, जल्दी जल्दी आता है। बाज़ औक़ात तो बेचारी इतनी मजबूर हो जाती हैं कि कहीं बाहर बाज़ार आ जा भी नहीं पाती हैं और किसी से कह भी नहीं पाती हैं कि वो क्यों नहीं जा रही हैं।
सिर्फ इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वहाँ पे उनके लिए यूरिन होल्ड करना कितना मुश्किल होगा, या खांसने चीखने से निकल गया तो क्या होगा। तो वो एक मिज़रेबल लाइफ गुजार रही होती हैं, सेहत के हवाले से बहुत मुश्किलात में होती हैं, इरिटेबिलिटी भी उन्हें तंग कर रही होती है, रात को नींद का ना आना, हॉट फ्लशेस का होना, और ये सब चीज़ें जो हैं ये तो शुरू के चंद सालों में हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ात का शिकार हो जाती हैं, जिनमें कि हड्डियों का भुरभुरापन, दिल की बीमारियाँ, और अल्जाइमर यानी भूल जाने की बीमारी, और इस हद तक भूल जाना कि इंसान अपने सगे रिश्तेदारों को भी भूल जाए, हर चीज़ ही भूल जाए, तो ये अल्जाइमर है। इन सब चीज़ों का वक़ूफ़ पज़ीर होना इसी मेनोपॉज़ के साथ रिलेटेड है। और बाज़ औक़ात कुछ किस्म के कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे कि आंतों का कैंसर है। तो बहुत सारे बचाव मुमकिन हैं। हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लाके इन मुश्किलात से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बूढ़ी उम्र की ख़वातीन झुक के चलती हैं, पहले तो वो बल्कि स्टिक भी लेके चल रही होती थी। अच्छी खासी लंबे कद की ख़वातीन छोटे कद की हो जाती हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हड्डियों में भुरभुरापन आने की वजह से ये जो कमर यानी स्पाइन है हमारी, इसकी छोटी छोटी हड्डियाँ वर्टिब्रा होती हैं, उनमें फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वो कोलैप्स होती हैं और एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती हैं, जिससे कमर में खम आ जाता है, वो झुक के चलने लगते हैं और उनकी हाइट कम से कम 15 सेंटीमीटर छोटी हो जाती है। इसके लिए एक मुझे शेर भी याद आ रहा है, शायद मैं सही पढ़ रही हूँ या गलत, कि पीरी में ये खमें कमर नहीं है कमर, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। तो झुक के ढूंढने के बजाय अगर हम पढ़ लिख कर ढूंढ लें कि जवानी किधर गई है और कैसे वापस बुलाया जा सकता है, तो ज़्यादा बेहतर ना होगा। तो जनाब आली, आज हम देखते हैं कि हम अपने रोज़ाना के ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाएं कि इन मुश्किलात से बच सकें जो मेनोपॉज़ के बाद ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे डाइट और एक्सरसाइज का। डाइट के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हेल्दी डाइट एक ही डाइट है, चाहे वो बच्चे खाएं, बड़े खाएं, मेनोपॉज़ल वाले खाएं, हेल्दी डाइट एक ही डाइट है। और उसका मतलब है कि आपकी खुराक में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, यानी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट ना हो। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट वो होता है जब हम उसको रेशा निकाल के अलग कर लेते हैं, जैसे सेब में से जूस निकाल लिया, प्योर फ्रक्टोज का जूस निकाल लिया, आटे में से मैदा या सफ़ेद आटा निकाल लिया और भूसी फेंक दी, हमने रिफ़ाइंड करके निकाल लिया। तो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छा है। प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए और वाइटामिन्स होने चाहिए। और मेनोपॉज़ के बाद कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक हमें बढ़ाना है, विटामिन सी और विटामिन ई बढ़ाना है, सेलेनियम बढ़ाना है, यानी वो मिनरल्स और वो विटामिन्स हैं जो बुढ़ापे में हमारे मददगार होते हैं। तो इनका इंटेक हमें बढ़ाना है। कैल्शियम के लिए मैंने एक दूसरी इंतहा भी अपने मरीज़ों में देखी है। एक तो वो लोग हैं जो कैल्शियम लेते ही नहीं, और एक वो हैं जो लेना शुरू करते हैं तो छोड़ते ही नहीं, तो उससे भी नुकसान होता है। यानी ये कैल्शियम आपकी रगों में जाके जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, दिल की बीमारियां कर देगा, स्ट्रोक कर देगा, नसों को पतला कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आप पे फालिज का हमला भी हो सकता है। इसी तरह ये बेइंतहा खाया हुआ कैल्शियम गुर्दे में जाके पथरियाँ बनाता है और आपके गुर्दे भी फेल कर सकता है। तो हद से ज़्यादा कैल्शियम का गोलियों का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कैल्शियम इतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है। साथ में विटामिन डी भी लीजिए। विटामिन डी वैसे तो धूप में जाने या अल्ट्रावायलेट रेस के साथ हमारे जिस्म में बनता है, लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऊपर से विटामिन डी ले लेना चाहिए। डेली एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। डेली एक्सरसाइज से मुताल्लिक़ ये नहीं है कि आप कोई अलग किस्म का योगा करेंगे या कोई अलग एक्सरसाइज हैं जो मेनोपॉज़ के साथ रिलेटेड हैं, नहीं, बल्कि आप तेज़ चहलकदमी कीजिए। ये तेज़ चहलकदमी हमारी स्पाइन यानी बैक को और कूल्हों को मजबूत रखती है और ये हमें यहाँ के फ्रैक्चर से बचाती है, ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के भुरभुरेपन से भी बचाती है। तो अगर आप तेज़ चहलकदमी रोज़ाना करते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं और अपनी डाइट इतनी ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है, खुश खुराकी का शिकार ना हो जाइए, बाहर की चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिए, वो नेचुरल चीज़ें खाइए जो अल्लाह मैंने बनाई हैं, जैसे फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स और दालें, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अनाज, नेचुरल चीज़ें खाइए।
बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड से इज्तनाब कीजिए और चहलकदमी को अपनी आदत बनाइए। फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आएगी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। पेशाब के मसाइल भी हो सकते हैं, रात को सोने के मसाइल भी हो सकते हैं, शौहर के साथ मसले भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के तदारुक के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। ये सोचिए कि ये बीमारी है और मुझे इसका हल चाहिए, मुझे इससे निजात चाहिए। ये मत सोचिए कि ये उम्र का तकाज़ा है और अब मैं डॉक्टर के पास जाके क्या करूँगी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपके बहुत सारे मसलों का हल निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपको HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे कम से कम 3 महीने से 1 साल के लिए, और इस दौरान आपको जांचते रहेंगे कि आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। अगर किसी वजह से यूट्रस निकल चुका है तो हो सकता है वो आपको सिंपल ईस्ट्रोजन ही खिलाएं, और अगर यूट्रस मौजूद है तो वो साथ में एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे, जिसके देने के मुख्तलिफ तरीके हैं और जो आपके लिए बेहतर होगा वो उसी का इंतखाब करेंगे। और बहुत सारी सूरतों में HRT का इंतखाब नहीं किया जाता, हार्मोन्स नहीं दिए जाते और दूसरे मेथड ट्राई किए जाते हैं। उसमें नेचुरल चीज़ें भी हैं, उसमें फाइटो ईस्ट्रोजन यानी ऐसी ईस्ट्रोजन जो असली ईस्ट्रोजन तो नहीं है, नकली है, यानी कुदरत में पाई जाती है ईस्ट्रोजन की खुसूसियात के साथ, वो भी दी जा सकती हैं। एक दवा होती है टिबोलोन, वो बहुत अच्छी है, वो HRT भी नहीं है, हम बहुत सारे केसेस में वो देते हैं। हड्डियों के बुरबुरेपन के लिए रिलॉक्सिफिन सम के नाम से भी दवाएं हैं, वो भी दी जाती हैं। हड्डियों के बुरबुरेपन के लिए बिस्फोस्फोनेट भी दी जाती हैं। मेरा मकसद कोई आपको मेडिकल की दवाएं पढ़ाना नहीं, सिर्फ ये उम्मीद दिलाना है कि आपके मसलों का हल आपके डॉक्टर के पास मौजूद है, उससे मशवरा कीजिए। ये सोच के मत घबराइए कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा, ये तो अब उम्र का तकाजा है, ये तो अब ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको लोकल क्रीम के तौर पे दी जा सकती हैं, जिनके आपकी बॉडी पे मुज़िर असरात नहीं होते और आपको अंडर सुपरविजन रखा जाता है। तो अपने मसलों के हल के लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए। मेनोपॉज को इतना आसान ना लीजिए, ये बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों को जन्म दे सकता है। हड्डी का फ्रैक्चर होने से प्रॉब्लम आती है, स्ट्रोक फॉलिज होने से मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने या दिल का दौरा पड़ने से बहुत बुरा मसला हो सकता है। तो ये वो मसाइल हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हो जाते हैं हमारे लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। हम में से कोई भी दूसरों पे डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करता। फालिज जैसे किस्म की फ्रैक्चर जैसी बीमारियों से हम सब बचना चाहते हैं, क्योंकि ये दूसरों पे हमें डिपेंडेंट बनाती हैं। तो आइए इनसे बचते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।